प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह मुस्लिमों से और खासकर पसमानदा मुसलमानों से मिलें, बातचीत करें। अब लोग इतना अनकॉन्शियस है कि इन बातों को समझना। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है, उसके पर बात क्यों नहीं है? हर बार जब इलेक्शन आने लगता है तो ये हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ब्राह्मण कौन है, दलित कौन है, बैकवर्ड कौन है, ये सब क्यों होने लगता है? ये बार बार बयानबाजी के पर क्यों जोर होता है कि भाई क्यों बयानबाजी आज हो रही है, आप बयानबाजी क्यों रोक रहे हो? वो बयानबाजी आइडियोलॉजी है। आप ये तो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये बार बार फिर किसी चीज पर जोर क्यों दिया जाता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? गुजरात में जो देखा गया या जो कुछ भी हुआ, उस हिसाब से एक चेंज एक्सपेक्टेड। खुद बीजेपी ने जब 14 का इलेक्शन लड़ा था तो महंगाई का मुद्दा बनाया था। ठीक है, वो महंगाई का मुद्दा तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। आज सिलेंडर कहाँ है? आज क्यों नहीं विरोध हो रहा उसका? मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ही विरोध करें। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे इस समय देख रहे हैं चर्चा टीवी पर लखनऊ से। बीते मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ कहा है। इसके बाद से हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह मुस्लिमों से और खासकर पसमानदा मुसलमानों से मिलें, बातचीत करें, ईसाई लोगों से मिलें, ईसाई संगठनों से मिलें, उनसे बातचीत करें। मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा कि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों से हमारे कार्यकर्ता मिलें, कोई ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे माहौल खराब हो। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के सबसे यूँ कहें कि फेमस एरिया में हैं। हम अमीनाबाद में हैं, एक शॉप पे हैं और हमारे साथ में एक बाबूजी हैं। बाबूजी, आपका नूरुद्दीन नाम? नूरुद्दीन साहब हमारे साथ में, हम इनसे बात करेंगे। दरअसल अमीनाबाद एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लिखे पढ़े वर्ग के लोग भी रहते हैं, साथ ही साथ जो बेरोजगार लोग भी हैं वो यहाँ पे नौकरी वगैरह भी करते हैं। व्यवसाय के तौर पे यहाँ पे चमड़े का व्यापार ज़्यादा होता है, लेदर के शूज़ वगैरह वगैरह बहुत सारे यहाँ पे सामान मिलते हैं। उसमें घरेलू आइटम्स भी, वो तमाम सारी बातें हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज लखनऊ में जनरल कंज्यूमर मार्केट है अमीनाबाद। अच्छा, जनरल कंज्यूमर ज्यादा क्या यहाँ पर मतलब हर चीज मिलती है। हर चीज मिलती है। ये बहुत ही फेमस मार्केट है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। अच्छा। तो हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल पूछें सर। आज आपने भी न्यूज़ वगैरह अगर देखी हो, अखबार वगैरह पढ़ा हो, तो देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है अपने लोगों से कि आपके वर्ग से मिले, बातचीत करें। क्या लग रहा है आपको कि देश के प्रधानमंत्री ने ये आह्वान अब क्यों किया है? क्या जरूरत आम पड़ी है? देखिए, फिर वही बात आती है कि चूंकि 2024 पे निशाना है प्रधानमंत्री जी का भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका भी। और हर टाइम जब इलेक्शन आता है तब यही सब शुरू होता है। कभी पसमानदा ढूंढे जाते हैं, कभी दलित ढूंढे जाते हैं, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अब लोग इतना अनकॉन्शियस है कि इन बातों को समझ ना पाए। लोग जानते हैं ये सब चीज़ें क्या है। ये एक तरह का इलेक्शन स्टेटस है। हमारे मुल्क को सही मानों में जो ज़रूरत है उस चीज़ के पर पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो हमारे हिसाब से इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं ये देखना हमको चाहिए। इकोनॉमिकली हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं ये हमको देखना चाहिए। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है, उसके पर बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। ये क्यों कास्ट सिस्टम बार बार हर बार जब इलेक्शन आने लगता है तो ये हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ब्राह्मण कौन है, दलित कौन है, बैकवर्ड कौन है, ये सब क्यों होने लगता है? कहाँ कितना क्षेत्र ऐसा है हमारे यूपी का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का और दूसरे स्टेट्स का जहाँ पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं। मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात है। उन चीज़ों के पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? उन चीज़ों के पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा? ये बार बार बयानबाजी के पर क्यों जोर होता है कि भाई क्यों बयानबाजी आज हो रही है, आप बयानबाजी क्यों रोक रहे हो? वो बयानबाजी आइडियोलॉजी है। आप उस बयानबाजी को तो आपको वैसे ही खत्म कर देना चाहिए। सबका विकास, सबका साथ, ये तो आपका नारा है। हाँ, मोदी जी का ही नारा है। ये तो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये बार बार फिर किसी चीज़ पर जोर क्यों दिया जाता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? एक बात मुझको बताइए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, हम लोग यूपी में हैं, यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, 404 विधानसभा है, 403। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मुस्लिमों का हितैषी, उन्होंने ऐसा
एक कुछ कहना शुरू किया, फिर ऐसी एक हवाबाजी बन गई। अखिलेश जी लगातार असफलताओं में घिरे हुए हैं, वो उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग जो रहा है खासकर उत्तर प्रदेश का, वह अलग थलग टाइप का कि यार अब तो ये भी नहीं है तो अब कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आप जैसा, वह बीजेपी को क्या अभी कोई आस लगा करके देख रहा है कि शायद अगर उन्होंने कुछ कहा है? 2014 में जब इंडिया ने मोदी जी के फेवर में वोट किया था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक चेंज एक्सपेक्टेड था। उनको गुजरात में जो देखा गया या जो कुछ भी हुआ, उस हिसाब से एक चेंज एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो चेंज एज सच आया नहीं जो आप लोगों की इच्छा थी, जो एक्सपेक्टेशन था। मतलब जो शहर की, हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, हाँ, मतलब वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो पाए जी। भाई, खुद बीजेपी ने जब 14 का इलेक्शन लड़ा था तो महंगाई का मुद्दा बनाया था। ठीक है। वो महंगाई का मुद्दा तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं हल हुआ। हाँ, गैस बहुत महंगी है नहीं, आलू बहुत हमें तो महंगा बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से सड़कें जाम की गई थी दिल्ली में कि सिलेंडर महंगा हो गया। जी जी जी। आज उस 2014 के कंपैरिजन में आज सिलेंडर कहाँ है? हाँ, आज क्यों नहीं विरोध हो रहा उसका? मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ही विरोध करें, खुद जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसको सोचना चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उसका कोई हल निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही मेरा सवाल है। मुझे लगता है क्या आप लोग भी ये कोई पहल करेंगे अब कि यार बहुत हुआ सपा बसपा कांग्रेस, चलो ऐसा है कि अच्छा एक चीज मैं और रुकूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके वर्ग ने उनको वोट नहीं किया है, क्या है जबरदस्त की वो 2014 से करते ही जा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात ये है कि बहुत साफ सी बात है हाँ। कि 2014 के जो पिछले आप 2019 का इलेक्शन था, हाँ। 2019 के इलेक्शन में तो जो हमारे मोदी जी की फ्री राशन वाली पॉलिसी थी वो काम कर गई। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, फ्री राशन वाली पॉलिसी काम कर गई। जिस वर्ग ने फ्री राशन के पर उनको वोट किया है वो वर्ग ये नहीं जानता कि ये फ्री राशन उसको मिल कहाँ से रहा है। अच्छा, आता कहाँ से? वो तो मीडियम फैमिली पर असर पड़ता है ना। उसको सिर्फ वो देख रहा है कि उसको 5 किलो गेहूं मिल गया, अब उसको तेल कितने में खरीदना है वो ये नहीं सोच रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 5 किलो राशन आया कहाँ से? जो फ्री बट रहा है वो आया कहाँ से? कुल मिला के अभी आप लोग मतलब जो मोदी जी की बातचीत अभी है अपने कार्यकर्ताओं जिन्होंने बोला है उस पर आप लोग बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं? इन सब चीजों पे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये सुनते चले आ रहे हैं। क्या कह रहा है ना, ये सुनते चले आ रहे हैं। मतलब आप लोग पर रिजल्ट कुछ नहीं, कोई दिल में कोई इच्छा नहीं है कि कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं। अच्छा, अभी मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे पूछूं, क्या देखते हैं मुसलमानों के लिए राजनीतिक परिवेश में कहाँ जाना या कहाँ है वो भी कुछ इसके बारे में? कहीं नहीं, कहीं नहीं, वो कहीं नहीं। कब से? लिटरेसी रेट कम है। अच्छा, जब तक लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? सही सरकार तो बहुत जो है ये कहती है हमने ये प्रयास किया, हमने ये प्रयास किया, कुछ नहीं करती। तो हाँ, सरकार हमेशा वो बिल लाती है जिसके पर स्टे हो जाता है। तो ठीक है। आपने बहुत बढ़िया बात बताई। स्टे तो खैर तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार कोई कोशिश करने की कोशिश करती तो उसके पर स्टे हो जाता है। स्टे होने के बाद नल एंड वॉइड हो जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे एक सरकार कुछ करती तो दूसरी सरकार आके उसको रिवोक कर देती है। बहुत सारे मुद्दे तो खैर नाम बदल जाते हैं या उसको किसी और तरीके से पेश किया जाता है कि हमने किया है, ये वाला तबका लग जाता है। नहीं, मैं थोड़ी सी अल्पसंख्यक सेल था, उसको ह्यूमन राइट्स कर दिया गया। हाँ, वो तो खाली बिल्कुल वो तो मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं ये आपसे आप एक पढ़े लिखे मुसलमान हैं, मुझे बताइए क्या कहाँ दिक्कत आ रही, क्या गवर्नमेंट के बाद भी कि आपका जो संगठनात्मक ढांचा है? वही बात मैं बार बार आज पे उसी चीज को कह रहा हूँ, मैं फिर उस चीज को कह रहा हूँ कि देखिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं, और उसका इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना होने का असर डायरेक्ट जो पड़ता है वो लोअर क्लास पे पड़ता है। ठीक है, हम भी मान गए। लोअर क्लास फिर इस बात पे ज्यादा जोर देता है कि मैं रोज की रोटी कमाऊं। अच्छा, ये बात है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ने भेजूं,
कि वो मैं उसको स्कूल भेजूंगा या मैं उसके लिए कैसे कमा के लाऊंगा, ये कल को ये कैसे कमाएगा। पढ़े लिखे को क्या जॉब मिल रहा है, पढ़े नहीं लिखे सर, की जॉब तो सिक्योरिटी मैं क्या थोड़ा हो सा रही है। यहाँ पर मैं ओपनली बात करना चाहूंगा। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, बट जैसे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके बच्चे भी लिखे पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो भी अपना बिजनेस करेंगे या कहीं जॉब करेंगे। जैसे कास्टिज्म की हम बात करें तो दलित के बच्चे भी बहुत पढ़ने लगे हैं, अचानक से उनकी भी अब ग्रोथ हुई ये है। तो वही बात आ रही है ना कि जो लोग जाग गए, हाँ, मैं मेरे हाँ, मेरे एंसेस्टर्स में मेरे फादर जागे, उन्होंने हम आप लोगों के जागे, पर हम लोगों के पर एजुकेशन के पर जोर दिया। लाइकवाइज बिल्कुल, वो एक चिराग जला तो 4 चिराग और जले। तो मेरी सोसाइटी में मैं जिस पर्टिकुलर वही उसमें बिलोंग करता हूँ उसमें एजुकेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज नेवर वरीड अबाउट माई इवनिंग मील। ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात है। उसकी फिक्र कीजिए जिसको शाम के खाने की फिक्र है या इस बात की फिक्र है कि मुझे सवेरे नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गंभीर समस्या है आपने जो बताया। नहीं, इसके बारे में आप सोचिए, हम तो कहते हैं आप तो पत्रकार हैं, आप सोचिए सोच ही इस रहा चीज के हूँ, बारे में। लेकिन मैं एक चीज जानना जब चाह आप रहा हूँ, रीजन डिस्कस कर रहे हैं तो उस रीजन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत सारे ऐसे हम लोग, जैसे कि आपका वक्फ बोर्ड बना हुआ है और अनुसूचित जाति, तमाम सारे बोर्ड ही बोर्ड सब बने कुछ हैं। बन जाता हम लोग है। जब भी कहीं जाते हैं तो वो हमको एक लिस्ट दिखाते हैं, उस लिस्ट में लिखा होता है कि ये अनुदान फला गया। अभी मदरसों के लिए बहुत सारा अनुदान गया है, तो मैं समझ ही पा रहा हूँ कि जैसे आपसे मैं इसीलिए से बात की, क्योंकि आप हमको ठीक से बता सकते हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, अब बहुत सीधी सी बात है, हाँ। सरकार ने अनुदान दिया, बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन वो जो अनुदान गया उस अनुदान से बदलाव क्या आया, ये सरकार उसकी फिक्र करती? गाय हाथों से निकल के वो जाता है, अनुदान कितना पहुंचता है उसका कोई ऑडिट होता है? कोई ऑडिटर मेंटेन है उसका? बहुत साफ सी बात है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं एक जूता बेच रहा हूँ, आप मुझसे जूता खरीदते हैं, आप मुझे 100 रुपए देते, आप 4 मरतबा उस जूते को चेक करते हैं, उसके बाद भी हमसे ये पूछते हैं कि अगर कोई खराबी आ गई तो हम आपके पास लेके आएंगे। सही बात है। तो जो अनुदान जा रहा है वो अनुदान सही मानों में उस जगह पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिस काम के लिए दिया गया? नहर खुदवानों के लिए, नहर खोदने के लिए सरकार ने राशि जारी की, नहर कितनी खुदी, उस नहर में पानी कितना आया? बिल्कुल बिल्कुल। इज देयर एनीबॉडी टू पुलिस द पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल। हु इज गार्डिंग द गार्ड? चौकीदार। यू आर डूइंग एवरीथिंग, नो डाउट, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हो क्या रहा है इसका भी कोई वो है आपके पास? कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो हम बहुत मस्ट है, और क्या वो सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो वो डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रहा है? आप ये कह रहे हैं, बहुत सादी सी दिख क्यों नहीं रहा है? बहुत सीधी सी बात है। ये बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो विगत 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, बहुत सारे नाम है, आप भी जानते होंगे, बड़े अपशब्द बोला करते थे। आज मोदी जी के कहने के बाद वही लोग वापस से आपके पास या आपके जैसे मित्रों के पास जाएंगे, तो किस तरीके से आप लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, आपको लगता नहीं है? देखिए, फिर वही बात आई, जैसे मैंने अभी कहा, लेकिन देखिए ये जो भी है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मतलब आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं? हम कह तो रहे हैं कि इन सब बातों से हम लोग बहुत आदी हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ठीक है। क्या हमेशा से चला आ रहा? अगर 1947 से ही देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के चलता रहा, कांग्रेस कुछ कहती रही, अपोजिशन कुछ कहती रही। अगर इतना ही तुष्टीकरण मुसलमानों का हो रहा था तो आज 70 साल बाद भी मुसलमान उसी हालत में क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतना ही तुष्टीकरण हो रहा था, जैसा कि बार बार पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, क्यों? एक सिंपल सा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, आप बताइए। बिल्कुल, हम तो आप वो घर देखते हैं जहां पर हम कभी पहुंच भी नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1947 से लेकर आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, तो उसका अंजाम सामने क्यों नहीं है? क्यों नहीं आम मुसलमान गरीबी रेखा से ऊपर आया? क्यों नहीं आम मुसलमानों के पास तालीम है? क्यों नहीं आम मुसलमानों के पास जॉब है? अब रिजर्वेशन के नारे तो बहुत देते हैं, क्या किया गया मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए? आप कहते हैं कि अनुदान गए अनुदान कहाँ लगे? आप बताइए हमसे, हम पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अनुदान कहाँ लगे?
हम लोग जब भी, जैसे आपसे मैंने सवाल किया तो भी आप मुझसे कर रहे हैं, तो हम लोग भी जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमको दिखाते भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमने आ, अभी मदरसों में एक नया ऐलान उन्होंने कुछ किया है कि इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, वगैरह वगैरह, कंप्यूटर लगाइए, लैब बनाइए। हो भी रहा है, मैंने भी देखा है कहीं ना कहीं पे। आपके लखनऊ में भी हो रहा है। तो आजमगढ़ जैसा जो एरिया है, ये इसी चीज को तो आप कर रहे हैं जो मुसलमानों ने खुद जागा, जिन मदरसों में खुद ही लगाया उसको। नहीं ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने देखा है, ये कह रहा हूँ उसको प्रमोट कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके करने के बाद वो चीजें हो। नहीं, जिनके मतलब भाई पता सबको है कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बट जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, जैसे नदवा कॉलेज है, हाँ नदवा नदवा कॉलेज में आज नहीं, आज से 10 साल पहले से कंप्यूटर हाँ अरसे से लगा हुआ है वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बच्चे को अभी रिसेंट लास्ट नीट में 4 हाफिज कुरान नीट क्वालिफाई किए हैं। बिल्कुल। वो कैसे नीट क्वालिफाई कर लीजिए? हाँ हाँ, वो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट चेंज हुआ है, बिल्कुल, हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है, बदल रहा है। इस वक्त लखनऊ में ही मेरे अपने फिजिशियन जो है वो हाफिज कुरान है। अच्छा, एमडी है, इंग्लैंड से डिप्लोमा लिया है उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये माइंडसेट तो चेंज हुआ है। ये आपने बहुत अच्छी बातें की है, बहुत बढ़िया बात कही। ये जो पढ़ा लिखा जो मुसलमान है ये बहुत सीमित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीमित, यार देखो मेरा सवाल बहुत सीमित होने तक। नहीं, हाँ हाँ, मेरा सवाल पूछिए। मेरा सवाल क्या है, जैसे और भी ऐसे बहन मायावती हैं, उन्होंने जब वो सीएम बनी तो उत्तर प्रदेश में एक अलग ही जो है दलितों की जो है ना क्रांति, ये अंबेडकर जी की मूर्ति, गांव का नाम अंबेडकर, नल का पानी, ये सब मतलब व्यवस्था उन्होंने बेसिक चीजें करी। बट एजुकेशन, मैं फिर वही कहूंगा, कहीं ना कहीं वो लोग उस लेवल से नहीं पढ़ पाए थे जो अभी धीरे धीरे उनका गांव में मकान बनने लगा है। लेकिन वो धीरे धीरे वो खुद आगे आ रहे हैं। हाँ, उनको अपनी अवेयरनेस आ रही है। हाँ, आ रही है। वो कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस थोड़ी सी मैं वही अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। थोड़ी सी मैं पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो ज्यादातर बाहर निकल जाता है, दुबई या बड़ी दुबई और उसकी नहीं है, जो यहाँ है वो बड़ा व्यवसायी है। देखो यार, बहुत साफ सी बात है, अच्छे शब्दों की बात है जी जी, कि जिसको आपने कहा जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो बाहर चला जाता है या यहाँ पे है, बिजी है, बट वो बहुत ज्यादा सीमित है, अपने आप कामों में लग जाता है। वो अपने तबके के लिए वो शायद कुछ नहीं कर रहा है। आपको लगता है ऐसा? ये आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने तबके के लिए कर रहा है। वही आप कह रहे हैं कि मदरसों में सरकारी एड आ रही है। अगर मदरसों में सरकारी एड आ रही है, जो करोड़ों के हिसाब से चंदा जाता है मदरसों को, वो फिर कहाँ है? ये तो मसला है। वो फिर कहाँ है? अभी सुना है कि मोदी सरकार ने उस पर रोक लगाई है। अगर सब कुछ वहां से हो रहा है, सब कुछ सरकार कर रही है, तो फिर वो चंदा कहाँ जा रहा है? फिर सवाल ये कि उन इंस्टीट्यूशन से पूछना चाहिए। एक्चुअली मुझे, हम लोग भी काम करते हैं, मिस हो जाता है ये। जैसे अभी सर 3 हफ्ते पहले एक खबर आई, उत्तर प्रदेश में है कि यूपी में 8500 मदरसों को मान्यता देने जा रही है योगी सरकार। शिक्षा बोर्ड प्रमुख ने बताया बच्चों को होगा बड़ा फायदा। अब ये जैसे एक बड़ी बात हुई। नहीं देखिए, अब जो भी मदरसा है, जो भी स्कूल, ये तो आप जानते ही होंगे, आप पत्रकार है, जो भी कोई इंस्टीट्यूट यूपी में चलती है उसका रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानता हूँ। चाहे वो एक छोटी सी कोचिंग ही क्यों ना हो। हाँ, एक मदरसा अगर चल रहा है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भाई किस तरह से वो फिर एड लेगा, क्या करेगा, कैसे क्या करेगा? हाँ, ये इसमें है। उसको मदरसा बोर्ड से भी अपने आप को अप्लाई और रजिस्टर कराना पड़ता है। ये इसमें जो अभी आई है, बस मैं वही आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों की सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख ने कहा है कि एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया है कि सर्वेक्षण में गैर मान्यता प्राप्त 8500 मदरसों के लिए ये अनुमति हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे जब लोग इसको एक रूपता होगी तो डेवलपमेंट होगा? आप मानते हैं? बेशक हो। तो बीजेपी का जो ये एक, मैं वापस आखिरी सवाल पे आते गया, बीजेपी का जो एक झुकाव आया है मुसलमानों के लिए, आप उसको गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट की बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ही तो है बीजेपी की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। अच्छा, तो आप 24 में जाएंगी? एडमिनिस्ट्रेशन आप बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में रहेंगे? विपक्ष होना ये अलग बात। नहीं, भाई मैं पूछ रहा हूँ, आपके दिल में है उनके लिए कुछ जगह?
पक्ष विपक्ष होना ये अलग बात है। ठीक है, बट वो जो आपको अपनाना चाहते हैं तो आप देखिए फिर वही बात आ रही है, हाँ, फिर मैं कहूँगा इसीलिए। दिस इज द नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। दिस इज द नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक ठीक आप इस बात को समझिए, बीजेपी को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। बीजेपी इसको तो प्रमोट कर रही है, हाँ, जो पाठशाला होगा रजिस्ट्रेशन होगा उसको क्यों नहीं प्रमोट कर रही, उसको क्यों नहीं बता रही। ठीक। ठीक, एक छोटे से पॉलिटिकल सवाल हम्म, कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माल्यार्पण क्यों किया गया। बहुत बड़ा सवाल, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्किस शायद बानो, इसीलिए हाँ। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों माल्यार्पण किया गया। अभी जो एक हिंदू लड़की मारी गई, रेप हुआ है, उसको 4 लड़के जो हिंदू हैं उनका नाम क्यों नहीं अखबारों में आ रहा। ये तो आम मीडिया का सवाल है, ये मैं एक अकेला नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो पूरा मीडिया आपसे पूछ रहा है। तो जो आप कर रहे हो वो नीड ऑफ द आवर है, वो आपको करना समय ही की करना मांग। है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो आपको करना ही करना है, कोई पार्टी विशेष नहीं कर रही है। आज आप मानव अधिकार बोर्ड बना रहे हो तो ये आपका अकेला इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव तो 1947 का है। अलग अलग पार्टीज उसको अलग अलग नाम से बताती रही। मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ, मुझे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी किस चीज से अफेक्ट हो रहा है। मैं सक्षम हूँ, हाँ, मैं इसलिए सक्षम हूँ, मैंने तालीम हासिल की, कि अपने मैं बच्चों को दी। सक्षम हूँ, मेरे बच्चों ने तालीम हासिल की, वो सक्षम है, वो अपने बच्चों की तालीम के पर फिक्रमंद है। हाँ, बिल्कुल। बात आप उनकी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कीजिए, आप मानवाधिकार की बात कीजिए। ह्यूमन राइट्स। कितना हिंदू ऐसा है जो इलिटरेट है, आ जाइए आप, चलिए हमारे साथ सर्वेक्षण कीजिए, चलिए उन गांवों में जहां पर हिंदू पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल। आप उसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे, उस बात को क्यों नहीं बता रहे। ये राजनीति यहाँ भी है। बिल्कुल राजनीति चल रही है, बिल्कुल क्लियर। मैं तो आपसे खुल के कह रहा हूँ, जी। क्यों नहीं आप उस बात पे जोर नहीं, दे बहुत रहे? अच्छी आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ओपनली आपने जो चीजें मुझे बताई, वो आजकल के लोग थोड़ा बोलने मैं से कोई इतराते political- नहीं, आपने बहुत साफ गोई सी बिल्कुल बात साफ किया। सी बात है भाई। फिर आप ये एक क्यों आम कह रहे हैं कि इंसान- हम मदरसों को प्रमोट कर रहे हैं। अरे यार, आप मदरसों को प्रमोट कर रहे हैं तो वहां पर ये भी तो देखो जहां पर हिंदू पाठशाला ही नहीं है। जिस गांव का बच्चा अलिफ बे, तो बहुत दूर की बात है, छोटा आ बड़ा आ नहीं बड़ा जानता, नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी तो प्रमोट करो आप। आप यही क्यों कह रहे हो कि हम मदरसों के पर ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आप मदरसों के पर अकेले मत ध्यान दो, आप ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो। कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, कहाँ पर पीने का पानी नहीं है, कहाँ पर बेसिक नीड। रात को अंधेरा है, रोशनी नहीं है। आप उन चीजों को देखो। हर बार जब इलेक्शन आता है तो क्यों मुसलमानों को मुद्दा उठा दिया जाता है। इसीलिए मैंने सोचा आपसे बात की जाए। आपका बहुत शुक्रिया। बस मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ और सोशल कॉज मेरा डिस्कशन होता है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिक समस्याओं के पक्ष और विपक्ष में। अगर मैं वरीड हूँ कि मेरे बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो मैं उतना ही वरीड हूँ कि मेरे पंडित जी के बच्चों को पानी भी पीने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ का एक कल्चर रहा है। एक कल्चर रहा। मैं लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का हामी हूँ और रहूंगा। तो आज हम लखनऊ में हैं और अभी हमने बाबूजी से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा बीते दिनों, उसको लेकर के हम अभी और भी लोगों की हम राय लेंगे कि 2024 के चुनाव से पहले, लगभग 400 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसके पीछे के कारण क्या है, और अगर अब कही हैं तो देश का मुसलमान क्या बीजेपी के साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, नरेंद्र मोदी के साथ हाँ में हाँ मिलाएगा। यह एक भूली बिसरी बात की तरह एक फिर बात हो जाएगी कि हाँ अब इलेक्शन है तो ये बात हो रही थी। देखते रहिए चर्चा टीवी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।